पत्रिका। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी के भी व्यक्तिगत या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक था बेचारा, लहरों में डगमगाती जीवन नैया को नहीं मिल रहा था कोई भी किनारा। थका हारा किस्मत का मारा, परंतु था वह चमत्कारिक। सोने को छूकर लोहे में परिवर्तित कर देने की क्षमता थी इसमें। जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं था कि जो उसने ना किया हो और उसे असफलता हाथ न लगी हो। सरकारी नौकरी पाने की लाख कोशिश की, किंतु किसी प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी उत्तीर्ण न हुआ। एक दो प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार तक तो पहुंचा, लेकिन अंतिम सफलता कभी भी मिल ना पाई। उसे ऐसा लगता कि अन्य प्रतियोगियों से पूछी जाती है कैट, बैट और रैट की स्पेलिंग, और उसे पूछी गई चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग। अन्य प्रतियोगियों से पूछी जाती है भारत और महाराष्ट्र की राजधानियों के नाम, और उससे पूछी गई लिथुआनिया की राजधानी का नाम। अन्य प्रतियोगियों से पूछी जाती है भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम, और उससे पूछी गई पेरू के वित्त मंत्री का नाम। बस ऐसा ही कुछ हाल था उसका। कुछ प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन आलसी होने के कारण हर बार निकाला जाता। भर दिन आराम फरमाने के लिए पैसे तो सिर्फ भारत सरकार या कोई राज्य सरकार ही दे सकती है। थक हार कर खुद का व्यापार करने की ठानी, कंघी का व्यापार शुरू किया। शहर के सारे लोग टकले हो गए। कफन का व्यापार शुरू किया। शहर में लोगों ने मरना ही छोड़ दिया। इस स्याह बख्श की किस्मत विधाता ने काले कागज पर काले पेंसिल से लिखी थी। अंततः उसे ज्ञानानुभूति हुई, जो कुछ भी करने के लायक नहीं होता वह लेखक तो बन ही सकता है। उसने एक अंग्रेजी उपन्यास लिखनी शुरू कर दी। उन दिनों हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अंग्रेजी उपन्यास लिखने का फैशन उफान पर था। उसने भगवान राम पर नए सिरे से एकदम ही नए एंगल से सोचना और रिसर्च करना शुरू कर दिया। 1 साल तक वो भगवान राम पर रिसर्च करता रहा। उसे लगने लगा कि भगवान राम के बारे में उससे ज़्यादा या तो तुलसीदास जी जानते होंगे या कि उनकी माता कौशल्या। अपनी अंग्रेजी पुस्तक का श्री गणेश उसने निम्नलिखित अत्यंत ही विद्वतापूर्ण पंक्ति से की। राम वेंटेड टू लंका, किल रावणा एंड हैज बीन ब्रिंग सीता फ्रॉम अयोध्या टू अशोक वाटिका। नेवरदलेस कुंभकर्ण एट लॉट ऑफ जलेबीज एज हैज बीन टोल्ड बाय रामानंद सागर। इसी प्रकार के भक्ति भाव से ओतप्रोत पंक्तियों से उसने 40-50 पन्नों को भर डाला। उसने अपने एक मित्र को अपनी लेखनी पढ़ने को बुलाया। मित्र ने कुछ पन्ने पढ़ने के बाद एक गीत गुनगुनाते हुए सलाह दी। कौवा चला हंस की चाल लहराकर थोड़ा थोड़ा, एक गधे ने भी कोशिश की वो भी बन जाए घोड़ा। देख मेरे भाई, तू दिल का बड़ा ही अच्छा है। मुझे तेरा दिल तोड़ते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, परंतु लेखक बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे, और अंग्रेजी भाषा में लिखने की तो तू सपने में भी मत सोच। विदेशियों की भाषा है, विदेशी ही इस काम को बेहतर ढंग से करते हैं। जिसका काम उसी को साझे और कर दे तो ठेंगा बाजे। आगे तेरी मर्जी, तेरे बचपन का मित्र हूँ, तेरा भला ही चाहूँगा। लेकिन जब किसी की किस्मत खराब हो जाती है तब उसकी बुद्धि भी टेढ़ी हो जाती है। उसे सोचा जल रहा होगा मेरी समय से आगे की सोच रखने वाली रचना को पढ़कर, किंतु उसने अपने मित्र की एक बात मान ली। महान अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने वाले अपने महान उपन्यास को थोड़े दिनों के लिए लिखनी टाल दी। इस महान कार्य को करते करते वो थोड़ा थक चुका था। उसने सरल हिंदी भाषा में छोटी छोटी कहानियाँ लिखने की ठानी। कुछ ही दिनों में उसे पता लग गया कि हिंदी उतनी सरल नहीं है। काबिल तो नहीं था, लेकिन दृढ़ निश्चय जरूर था। हिंदी में लिखता गया और हिंदी कराहती रही। हिंदी भाषा के दुर्दिन शुरू हो चुके थे। स्वर्ग में व्याकरणविद अपने सर फोड़ने लगे। कोई अपने बालों को खींचता तो कोई नाखून से अपने चेहरे को नोचता, परंतु वो कहाँ रुकने वाला था। उसने 4 महीने में लिख डाले 19-20 कहानियाँ और भेज दी विभिन्न पत्रिकाओं में छपने के वास्ते। शायद उस पर शनि की 7.5 चल रही थी। सफलता कैसे हाथ लगती। कोई भी कहानी पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई। सदमा बर्दाश्त के बाहर था। अंग्रेजी का भी जोश ठंडा पड़ चुका था, और वह करे तो क्या करे। करने को कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया था। हर क्षेत्र में वह असफल साबित हो चुका था। एक दिन वह अपने कमरे में लेटा लेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। उसकी ज़िंदगी को बखान करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफ़ी था, असफलता, असफलता, असफलता और सिर्फ असफलता। उसका दिल भर आया। अश्रु की अविरल धारा नैनों से फूट पड़ी। अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बिस्तर भीग न जाए इसलिए उसने एक छोटी बाल्टी ली। बैठकर वह उसी बाल्टी में अपने आंसू टपकाने लगा। थोड़ी देर में बाल्टी भर गई। फिर वो बड़ी बाल्टी लाया।
वह भी भर गई। दुख के असंख्य बाणों ने उसके सारे शरीर को छलनी किया हुआ था। इतनी जल्दी अश्रुधारा नहीं रुकने वाली थी। इस बार वह बड़ा सा टब लेता आया। जिस तरह से भगवान शंकर के जटाओं से गंगा निकलती है, उसी प्रकार से उसके नयनों से आंसू निकल रहे थे और टप टप की आवाज के साथ टब में गिरते हुए सुमधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। यह सुमधुर संगीत देवी लक्ष्मी के कंठपट से टकराई। सारी परिस्थिति समझते उसे देर न लगी। देवी लक्ष्मी ने शेषनाग की सैया पर लेटे नारायण से कहा, भगवान, क्या आपको इस निरीह प्राणी पर कोई तरस नहीं आ रहा है? नारायण, तरस तो आ रहा है देवी, परंतु जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक मैं उसे कोई मदद नहीं कर सकता। देवी लक्ष्मी, वह समय कब आएगा? मुझे तो डर लग रहा है आपका यह भक्त तथास्तु जीवन लीला ने समाप्त कर डाले। नारायण, जैसे ही टब उसके आंसू से भर जाएगा और कोई बूंद पृथ्वी से टकराएगी, वैसे ही मैं उसकी मदद को पहुंच जाऊंगा। भरते भरते आखिरकार टब भी उसके आंसुओं से भर गया और जैसे ही अश्रु की एक बूंद टब से छलककर पृथ्वी से टकराई, कमरे में 4 भुजाधारी नारायण प्रकट हो गए, हाथों में पद्म, गदा, चक्र और शंख धारण किए हुए। चतुर्भुज नारायण को देखते ही उसका बुरा हाल हो गया। वह जोर जोर से रोते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो गया। चतुर्भुज नारायण मुस्कुराते रहे। वह और अधिक डर गया। अब वो रटने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नारायण, मेरा ही नाम जप रहे हो, मुझे से डर रहे हो? वानवी राइटर, क्या भगवान विष्णु है? नारायण, हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्यों रो रहे हो? वानवी राइटर, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते ही होंगे। नारायण, हाँ जानता तो हूँ, कहो तो तुम्हें कुबेर का धन दे दूँ। वानवी राइटर कुछ देर सोचने के बाद, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे सफल माने, मैं एक इज्जतदार लेखक बनना चाहता हूँ। नारायण, अच्छा तो ये बात है, तब तो देवी सरस्वती को बुलाना होगा। नारायण ने अपने हाथ के पद्म पर दृष्टिपात की। श्वेत पद्मासना देवी सरस्वती प्रकट हो गई। नारायण, देवी आप इस बालक पर कोई कृपा क्यों नहीं करती? इसे कोई आइडिया सुझाइए, कोई अच्छी कहानी, कोई उपन्यास लिखेगा, लेखक बनेगा, तभी तो समाज में इज्जत पाएगा। देवी लक्ष्मी भी इसके पास आने को इच्छुक थी, परंतु बिना आपकी कृपा के तो वह भी नहीं आ सकती इसके पास। वानवी राइटर, हाँ माते, हाँ मेरे सारे मित्रों और सगे संबंधियों पर देवी लक्ष्मी मेहरबान हो चुकी है। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था। आप भी कोई बढ़िया सा आइडिया दें ताकि उस पर कुछ लिख सकूं। मेरी लिखित पुस्तक दुनिया भर में पढ़ी जाने लगे और मैं भी डैन ब्राउन और जेके रॉलिंग की तरह ही अमीर बन जाऊं। देवी सरस्वती मुस्कुराते हुए, सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं, सृष्टि का अंत नजदीक आ चुका है, फिर से नई सृष्टि का निर्माण होगा, तभी नया कुछ हो पाएगा। नारायण अचरज भाव से, क्या भोलेनाथ ने सृष्टि के संहार की तैयारी शुरू कर दी है? मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। देवी सरस्वती हंसते हुए, नहीं, मैं तो बस इस वानवी राइटर के साथ मजाक कर रही थी। तो बताओ वानवी राइटर, तुम कैसा लिखना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? वानवी राइटर, मैं प्रेमचंद और लियो टोल्स्टॉय बनना चाहता हूँ। देवी सरस्वती, मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे व्यक्तियों के याददाश्त से प्रेमचंद और लियो टोल्स्टॉय की सारी रचनाओं को मिटा देती हूँ। नारायण उनकी सारी पुस्तकों को गायब करवा देंगे। तुम प्रेमचंद और लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं को प्रकाशित होने के लिए पत्रिकाओं को भेजो, संपादकों को भी रचनाएं नहीं लगेंगी। वानवी राइटर, क्या ऐसा हो सकता है? देवी सरस्वती, बस नारायण के चुटकी बजाने भर की देर है। नारायण चुटकी बजा देते हैं। वानवी राइटर, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नारायण, तुम ऐसा करो कि अपने किसी मित्र से मोबाइल पर प्रेमचंद या टोल्स्टॉय की कोई भी बात करने की कोशिश करो। वानवी राइटर, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास मोबाइल कहाँ से आएगा? वैसे मेरे मित्रों के पास है। वानवी राइटर की बात खत्म ही नहीं हो पाया था कि उसके हाथों में iPhone 7 आ जाता है। नारायण, चलो अब बात करो। वानवी राइटर अपनी मित्र चिकी को फोन लगाता है। वानवी राइटर, हेलो चिकी, मैं चिकू बोल रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, जरा मुझे तुमसे प्रेमचंद की कहानी की किताब लेनी है जो कि तुमने पिछले महीने खरीदी थी। चिकी, हाय चिकू, नया फ़ोन लिए हो क्या? कौन प्रेमचंद की कहानियों की किताब? मेरे घर का नौकर चंदू अपने मोहल्ले की लड़ाई झगड़े की कहानियां सुनाता रहता है। तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? और पिछले महीने तो मैंने चेतन भगत की किताब खरीदी थी। ये प्रेमचंद कौन है? चीकू, अरे बस वही चेतन भगत की किताब, मेरे मुंह से गलती से प्रेमचंद निकल गया। ठीक है, कल मिलकर बात करते हैं, बाय। चीकी, गुड नाइट। नारायण, तो क्या विश्वास हुआ तुम्हें? चीकू, चिकी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है, मैं जरा बुद्धिमान चिंटू से बात कर लूँ। नारायण, जैसी तुम्हारी इच्छा। चीकू चिंटू को फ़ोन लगाता है। चीकू, हेलो चिंटू, मैं चिकू बोल रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, जरा मुझे तुमसे लियो टोल्स्टॉय की कहानी की किताब लेनी है जो कि तुमने पिछले सप्ताह खरीदी थी। चिंटू, हाय चीकू, नया फ़ोन लिए हो क्या? लियो के टॉय?
बचपन में मैं उनसे खेला करता था, अब मेरे पास नहीं है। पिछले सप्ताह तो मैंने जेके रॉलिंग की किताब खरीदी थी। ये तू क्या बोल रहा था? लियो टॉल्स्टॉय अजीब नाम है। चीकू, अरे हाँ, वही जेके रॉलिंग किताब। ना जाने मुंह में कैसे लियो टॉल्स्टॉय आ गया। कल मिलकर बात करते हैं, बाय। चिंटू, गुड नाइट। नारायण, अब विश्वास हुआ तुम्हें, हुआ कि नहीं, कि और किसी से बात करना है? चीकू, हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया। हर कोई प्रेमचंद और लियो टॉल्स्टॉय को भूल चुका है, उनकी कहानियाँ भी। अब मैं उनकी कहानियों को विभिन्न पत्रिकाओं में भेजकर अपने नाम से प्रकाशित करवाऊंगा। देवी सरस्वती, अब तुम प्रसन्न हो ना वत्स? चीकू, कांट बी हैप्पी है। नारायण, तो अब हम विदा लें? चीकू, मैं ये आईफोन रख लूँ? नारायण, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ही था। देवी लक्ष्मी ने तुम्हें ही उपहार स्वरूप देने के लिए कहा था। दोनों जाने ही वाले थे कि चीकू रुकिए, जरा देर रुकिए, कहीं मैं प्रेमचंद और लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं को भूल गया तब क्या होगा? देवी सोच हंसते हुए, नहीं बालक, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे। तुम कभी भी नहीं बोलेंगे उनकी रचनाओं को। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने तुम्हारे फोन में उन लेखकों की रचनाओं को सेव कर दिया है। अब संदेह करना छोड़ो और जमकर जिंदगी जियो। जिंदगी खूबसूरत है। चीकू, धन्यवाद माते, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल, भगवान मेरे घर में देवी लक्ष्मी कब आएंगी? नारायण मुस्कुराते हुए, ये तो मैं नहीं बता सकता वत्स, उन पर मेरा भी बस नहीं चलता। कौन जाने कब किस पर मेहरबान हो जाए और कब किसका साथ छोड़ दे। यह कहते कहते नारायण और देवी सरस्वती अंतर्ध्यान हो गए। चीकू को संदेह हुआ कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था, किंतु आईफोन अभी भी उसके हाथों में ही था। वह कुछ देर तक आईफोन 7 के नए नए फीचर्स देखता रहा। उसमें 2 फाइल्स में प्रेमचंद और टॉल्स्टॉय की सारी रचनाएं मौजूद थी। चीकू की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। चीकू सारी रात नए नए सपने संजोता रहा, कल से क्या होगा और क्या नहीं। वह यह सोचकर हवा में उड़ा जा रहा था, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जिसके सामने श्वेत पद्मासना ही प्रकट हो जाए, उसके लिए इन पद्म पुरस्कारों की क्या अहमियत। उसे तो बस अब भारत रत्न ही चाहिए था। बुकर प्राइज से अब काम नहीं चलेगा, नोबेल से कम में तो वह मानने वाला नहीं। सुबह उठकर उसने बड़े ही प्रेम और भक्तिभाव से नारायण, लक्ष्मी और माँ सरस्वती की जमकर पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ से गुजारिश की कम से कम 100-150 सालों तक सृष्टि का संहार न करे। पूजा पाठ खत्म करने के बाद उसने प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा और टॉल्स्टॉय की कहानी कितनी जमीन को 2 अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए भेज दी। पूरी तरह से आश्वस्त था कि बस कुछ महीनों के बाद उसे अपना नाम पत्रिका में नजर आ ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद जवाब आया, प्रिय भाई चीकू जी, आपकी कहानी में दम नहीं है, कुछ फीका फीका सा है, हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप इसका उपयोग कहीं और कर लें। आपका अवसर। चीकू ने जवाब पढ़ा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह हंसे या कि रोए। दूसरी पत्रिका ने भी अस्वीकृति का ही संदेशा भेजा था। चीकू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये दुनिया किस नियम द्वारा संचालित होती, कोई नियम है भी कि नहीं। चीकू इन गंभीर मुद्दों पर चिंतन कर ही रहा था कि उसे कमरे में नारायण नारायण के स्वर सुनाई दिए। आंखों के सामने नारद जी को पाया। चीकू, आज भगवान नारायण खुद नहीं आए? नारद, नारायण नारायण, वे तो आज किसी दूसरे नवोदित लेखक को बचाने में लगे हुए थे। वह बेसहारा तो अपने ही अश्रु से बने तालाब में डूबने ही वाला था। चीकू, आप मुझे सिर्फ इतना बतलाएं कि पत्रिकाओं में रचनाएं किस आधार पर प्रकाशित होती है। नमक का दरोगा और कितनी जमीन जैसी सुंदर रचनाएं भी संपादकों को प्रसन्न नहीं कर पाए। नारद, तुम्हें क्या लगता है बस रचनाओं को प्रकाशित करने का निर्णय उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है? अगर योग्यता आधार होती तो XYZ की रचनाएं इन जाने वाली पत्रिकाओं में कोई प्रकाशित नहीं हो पाती। चीकू, अगर योग्यता आधार नहीं है तो किस आधार पर रचनाएं स्वीकृत या अस्वीकृत होती हैं? नारद, रचनाएं इसलिए प्रकाशित होती हैं क्योंकि जो बात आईने की तरह साफ है और सभी जानते हैं, उन बातों को दोहराने से क्या फायदा। पाठकगण तो खुद ही विद्वान है और बुद्धिमानों के लिए ऐसा इशारा ही काफी होता है। वैसे भी इस कहानी का निचोड़ और महान लेखक चीकू के सारे सवालों का जवाब बाबा प्रेमचंद ने नमक के दरोगा के इन दो पंक्तियों में द्वारा काफी पहले ही दे दिया था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रेमचंद ने जिस समय नमक का दरोगा लिखी थी, उस समय और आज के समय में एक बात तो एक जैसी है। धर्म और धन के युद्ध में धर्म उस समय भी हार जाता था और आज भी, परंतु एक परिवर्तन तो निश्चित ही आ गया है। अगर आज हम जेठ की भरी दोपहरिया में लालटेन लेकर भी पंडित, अलोपीदीन और दरोगा जैसे लोग ढूंढने निकले तो भी ऐसे लोग हमें नहीं मिलने वाले।